डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स में सेकंड टॉपिक है स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहरी बलों के कारण कौन कौन से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस में द फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड टू एक्चुएट और प्रोड्यूस इन अ बोल्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड। जब बोल्ट पर कोई एक्सटर्नल लोड लगता है तब उसमें निम्न स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से स्ट्रेसेस उसमें उत्पन्न होते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस होता है। The bolts, studs and screws usually carry a load in the direction of the bolt. अब bolts, studs या screws में usually carry a load in the direction of the bolt. जब उसके एक्सिस की डायरेक्शन में लोड लगता है, बोल्ट की डायरेक्शन में, उसके एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसमें ये टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। लेट DC इज द रूट और को डायमीटर ऑफ द थ्रेड। DC सपोज उसका बोल्ट का या स्क्रू का रूट या को डायमीटर है ऑफ द थ्रेड्स में जो लोवेस्ट डायमीटर है, मिनिमम डायमीटर, दैट इज DC, जो कि रूट पर होता है। तो DC is the root or core diameter of the thread and sigma T जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट मटेरियल। जो बोल्ट जिसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं या जिसका डायमीटर निकाला जा रहा है, उस बोल्ट का परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल, ये है सिग्मा T। नाउ द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड। अब बोल्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल लोड लगता है वो कितना है? तो ये एक्सटर्नल लोड P, सपोज P उस पर लोड लग रहा है, तो ये कितना होगा? ये डिपेंड करेगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कि बोल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। बोल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या? थ्रेड्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। थ्रेड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? दैट इज डिस्क का एरिया, π/4 इंटू DC का स्क्वायर। ये तो है क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द रूट ऑफ द बोल्ट और स्क्रू। DC इज द कोर डायमीटर या रूट डायमीटर, ये सब नहीं है पहले देखा। DC इज द रूट डायमीटर या कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो ये तो हो गया हमारा डिस्क का एरिया कि बोल्ट के थ्रेड्स पर यदि हम कट सेक्शन करें बोल्ट के थ्रेडेड पार्ट में से, तो वहाँ पर जो एक डिस्क एरिया होगा वो होगा π/4 इंटू DC का स्क्वायर। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हम उस बोल्ट के मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई बोल्ट की उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्योंकि सिग्मा T जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है पर यूनिट एरिया पर। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है पर यूनिट एरिया के लिए, इस पूरे एरिया से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उस जगह पर टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? ये लगने वाले जो बोल्ट पर लोड लग रहा है P, उसके बराबर होनी चाहिए। यदि ये कम हुई तो ये टूट जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ हमेशा P से बराबर या ग्रेटर देन होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये एक इक्वेशन बना ली, P = π/DC² इंटू सिग्मा T। तो दिस इज द एक्सटर्नल लोड की इक्वेशन हो गई। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और वी कैन से DC = क्योंकि हमें DC फाइंड आउट करना है कि कोर डायमीटर उसका कितना होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर ये P मालूम है और सिग्मा टी मालूम है। तो DC निकालते हैं हम। DC इज इक्वल टू 4P, ये 4P के साथ चला गया तो 4P अपॉन पाई और DC, ये पाई इंटू सिग्मा टी, पाई ये पाई आ गया और ये सिग्मा टी ये नीचे आ गया। अब चूंकि ये DC स्क्वायर है तो यहाँ से इसका स्क्वायर उठाया तो ये रूट लगा दिया। तो DC इज इक्वल टू अंडर रूट 4P अपॉन पाई सिग्मा टी। तो इस तरह से हमें कोर डायमीटर मिल जाता है बोल्ट का, कि बोल्ट का कोर डायमीटर क्या होगा। P मालूम है आपको, सिग्मा टी मालूम है कि P क्या है, लोड कितना लग रहा है बोल्ट पे ये आपको मालूम है, और उस बोल्ट के मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है ये भी मालूम है। तो जब ये दोनों चीज़ें मालूम है, P लोड मालूम है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेस मालूम है, तो हमें कोर का डायमीटर इस फॉर्मूले से मिल जाएगा अंडर रूट 4P अपॉन पाई टी, पाई सिग्मा टी। इस फार्मूले से हमें उसका कोर का डायमीटर बोल्ट के थ्रेड्स पर कोर का डायमीटर जो है वो मिल जाता है। नाउ द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल बोल्ट डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब इस कोर डाया से हम उसका बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर निकालेंगे। तो इसका नॉमिनल डायमीटर निकालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ DC, इस DC के कॉरस्पॉन्ड में जो नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का दैट इज D एंड मे बी ऑब्टेन फ्रॉम टेबल 1। अब ये हम एक टेबल 1 से प्राप्त कर लेंगे या और स्ट्रेस एरिया दिस मे बी फिक्स्ड, ये एक टेबल बताई हुई है। इस टेबल में यहाँ पर दिस इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट और मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और ये यहाँ पर दिस इज द DC कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ये तो नॉमिनल डायमीटर है D, दिस इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट और मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और माइनर और कोर डायमीटर DC इन mm ऑफ द बोल्ट या नट के केस में। तो बोल्ट के लिए तो ये हो जाएगा और नट के लिए ये हो जाएगी। तो ये जो बोल्ट के लिए वैल्यूज़ है DC जो आई है, उस DC के कॉरस्पॉन्ड हम वैल्यू देखेंगे कि कौन सी DC वैल्यू आई। सपोज 0.88 आई तो ये हम लाइन ले लेंगे 0.893, ठीक है। और इस 0.893 के कॉरस्पॉन्ड में नॉमिनल डायमीटर कितना है, वो नॉमिनल डायमीटर 0.893 के कॉरस्पॉन्ड में नॉमिनल डायमीटर हो गया 1.2। तो हमारे पास नॉमिनल डायमीटर हो गया 1.2 mm। इस तरह से हम कोर डायमीटर के कॉरस्पॉन्ड में नॉमिनल डायमीटर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, और इसी के कॉरस्पॉन्ड में स्ट्रेस एरिया भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रेस एरिया जो है 0.732 mm², ये स्ट्रेस एरिया हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ को हम इस टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ दो नोट्स हैं इसमें। इफ़ द एक्सटर्नल लोड इज टेकन अप बाय ए नंबर ऑफ बोल्ट्स, अभी तक तो हमने क्या कंसिडर किया था कि केवल एक बोल्ट था जिस पर कि P लोड लग रहा है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T है और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई DC²/4, ठीक है। ये तो एक बोल्ट के लिए हमने लिया था, लेकिन यदि इस एक बोल्ट के अलावा यदि उस सिस्टम में एक बोल्ट से ज़्यादा बोल्ट लगे हुए हों, जैसे फ्लैंज कपलिंग है, तो उसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स ज़्यादा है। तो जब उसमें बोल्ट्स या कोई स्टीम इंजन है, सॉरी डीजल इंजन है या IC इंजन है, IC इंजन का जो सिलेंडर हेड है उस पर स्टड्स लगे हुए हैं या जो बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो सभी बोल्ट के द्वारा वहन किया जा रहा है। तो वहाँ पर वो जो लोड है वो सभी बोल्ट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वहाँ पर n नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है वो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। नाउ यही पहला केस है। इफ़ द एक्सटर्नल लोड इज टेकन अप बाय ए नंबर ऑफ बोल्ट्स, यदि एक्सटर्नल लोड जो आ रहा है वो एक नंबर ऑफ बोल्ट्स के द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि एक IC इंजन है और उस इंजन के हेड में बोल्ट लगा रखे हैं या स्टड्स लगा रखे हैं, तो उस इंजन में जब प्रेशर जनरेट होगा अंदर सिलेंडर के अंदर, तो
वो प्रेशर सिलेंडर हेड पे लगेगा। तो सिलेंडर हेड पे लगेगा तो यदि सिंगल सिलेंडर इंजन है और उसके हेड पे जो प्रेशर लग रहा है, तो उस प्रेशर लगने से, हेड के ऊपर प्रेशर लगने से उस पर जो हेड को बांधने के लिए जो बोल्ट लगे हुए हैं, उन सभी बोल्ट में वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर उसका जो बोल्ट का सारा एरिया है, वो एरिया सारा ऐड हो जाएगा और वो उस पे वो लोड काम करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पी लोड जो है वो ये तो एक बोल्ट का एरिया है पाई DC²/4, और यदि मान लो उसमें n बोल्ट्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स n है, तो यहाँ पर ये n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज 4 बोल्ट लगे हुए हैं या 6 बोल्ट लगे हुए हैं, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया जो है, सिंगल एरिया जो है वो 6 टाइम्स हो जाएगा। यदि 8 लगे हुए हैं तो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एरिया इंक्रीज हो गया और इस एरिया को हमने यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। तो ये जो टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये लगने वाले लोड P को बियर कर रही है, तो ये इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन होगी P = π/4 इंटू DC² इंटू सिग्मा T इंटू N। अब यहाँ पर यदि हमें P मालूम है, कितना लोड लग रहा है ये मालूम है, जो मटेरियल है बोल्ट का, उसका टेंसाइल स्ट्रेस मालूम है सिग्मा T, और नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगा रहे हैं ये मालूम है। तो हमें कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जो उसके हेड के ऊपर बोल्ट लगाया है या स्टड लगाया हुआ है, उसका कोर डायमीटर हमें मिल जाएगा कि कितने डायमीटर का बोल्ट हमें लगाना है। नाउ सेकंड नोट है, इन एब्सेंस ऑफ टेबल 1, जो अभी मैंने टेबल 1 बताई थी आपको, ये टेबल 1, यदि ये टेबल 1 नहीं हो तो हम नॉमिनल डायमीटर कैसे प्राप्त करेंगे। इस केस में हम एक जनरल फार्मूला लेते हैं फॉर कोरस थ्रेड्स के लिए कि कोरस थ्रेड्स यदि है तो हम क्या करते हैं कि DC = 0.84 टाइम्स ऑफ डायमीटर, मतलब जो नॉमिनल डायमीटर है उसका 84% जो है वो कोर डाया होगा। कोर डाया की वैल्यू क्या होगी कि जो नॉमिनल डायमीटर है उसका 84% जो है वो कोर डाया होता है जनरली, या कोर डाया हमें प्राप्त हुआ है तो इस कोर डाया को 0.84 से डिवाइड कर दो तो नॉमिनल डायमीटर मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है कि यदि आपके पास टेबल नहीं है या टेबल की वैल्यूज़ मालूम नहीं है तो हम सीधे इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। सपोज ये DC की वैल्यू रख दी, जो DC की वैल्यू आई हमारे पास, सपोज 0.88 आई या 0.89 आई, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर DC की वैल्यू रखी और फिर हमने यहाँ D कैलकुलेट कर लिया, तो इससे नॉमिनल डायमीटर आ गया कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट का कितना है। तो यहाँ पर वेयर D इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, तो इस तरह से हमें ये बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर मिल जाएगा। नाउ सेकेंड है शियर स्ट्रेस। जब बोल्ट पर एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसमें शियर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा या शियर स्ट्रेस कैसा रहेगा। नाउ द बोल्ट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। जनरली जो बोल्ट्स हैं वो कोई 2 पार्ट्स के रिलेटिव मूवमेंट को रोकने के लिए या 2 पार्ट्स को बांधने के लिए है ना काम में लिए जाते हैं। तो उनका रिलेटिव मूवमेंट रोकना है, किसी 2 पार्ट्स का रिलेटिव मूवमेंट रोकना है तो उन दोनों को बोल्ट्स, नट बोल्ट्स के द्वारा हम कस देते हैं, बांध देते हैं। एज इन केस ऑफ फ्लैंज कपलिंग, जैसे फ्लैंज कपलिंग का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि फ्लैंज कपलिंग में दोनों फ्लैंज को हम जोड़ते हैं नट बोल्ट्स के द्वारा, उसमें नट बोल्ट्स लगा करके उस फ्लैंज को जोड़ा जाता है। तो जब एक फ्लैंज रोटेट करती है तो दूसरी फ्लैंज भी रोटेट करेगी। नाउ देन द शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस इन द बोल्ट, तो उस वक्त बोल्ट में क्या शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ये हम निकालते हैं। देन द शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस इन द बोल्ट, तो उस केस में उसमें शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा जब 2 फ्लैंज को हमने बांध दिया और फ्लैंज को बांधने के बाद जब वो ऑपरेशन में आता है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो उसमें एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा बोल्ट के अंदर। द शियर स्ट्रेसेस शुड बी अवॉइडेड, अब शियर स्ट्रेस को अवॉइड किया जाता है एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है।
नाउ व्हेन द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयरिंग लोड, यदि बोल्ट पर डायरेक्ट शेयरिंग लोड लग रहा है, दे शुड बी लोकेटेड इन सच ए वे, तो उनको इस तरह से लगाना है दैट शेयरिंग लोड कम्स अपॉन द बॉडी, कि जो शेयरिंग लोड है वो बॉडी के ऊपर आवे, थ्रेड्स पर नहीं जाए बल्कि बॉडी के ऊपर आवे। तो इस तरह से उनको लगाना है। Now when the bolts are subjected to direct shearing load, they should be located in such a way that shearing load comes upon the body of the bolt, या शैंक जो है उसके ऊपर आना चाहिए, थ्रेड के ऊपर नहीं आना चाहिए लोड, एंड नॉट अपॉन द थ्रेडेड पोर्शन, थ्रेडेड पोर्शन के ऊपर ये लोड नहीं जाना चाहिए। अधिक क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन पे लोड गया तो वो थ्रेड को खराब कर देगा, ठीक है, और वहाँ पर एरिया भी कम है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ भी कम होगी। Now when the number of bolts are used to share the shearing load, जब number of bolts वहाँ लगे हुए हैं, सपोज n number of bolts लगे हुए हैं, और are used to share the shearing load, और वो shearing load को शेयर कर रहे हैं, the finished bolts should be fitted to the ram holes। अब यहाँ पर जो finished bolts हैं should be fitted to the ram holes, जो होल बनाए गए हैं, रैम किए गए हैं, उसमें फिट किया जाता है। द फिनिश बोल्ट शुड बी फिटेड इन द रैम होल्स। नाउ लेट डी इज द मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। यहाँ पर जो डी है वो आउटसाइड डायमीटर है या मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट है, एंड एन इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स, कितने बोल्ट्स उस पर लगाए हुए। तो इसलिए शेयरिंग लोड कैरिड बाय द बोल्ट। अब शेयरिंग लोड कितना होगा? दिस शेयरिंग लोड carried by the bolts is PS. The shearing load, this will be equal to area, cross section area of the bolt. This is pi d square by 4. ये तो हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बोल्ट। और यदि मान लो n बोल्ट लगे हुए हैं तो यह n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और चूंकि यहाँ पर ये शेयरिंग फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर हम शेयर स्ट्रेंथ के लिए शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है टाउ। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ क्या हुई? ये एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू नंबर ऑफ बोल्ट्स, तो ये तो टोटल एरिया हो गया जहाँ पर कि शेयरिंग फोर्स लग रहा है, इंटू टाउ, टाउ से मल्टीप्लाई कर दिया तो शेयरिंग लोड कैरिड बाय द बोल्ट्स आ जाता है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि D इक्वल टू, ये जो D है ये D निकालना है, तो ये D निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ 4 को तो यहाँ कर दिया, तो 4PS और पाई टाउ और N ये नीचे आ गए, तो यहाँ पाई इंटू शेयर स्ट्रेस इंटू नंबर ऑफ बोल्ट्स से डिवाइड करते हैं 4PS को, तो हमें नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट मिल जाता है इन द केस ऑफ शेयर स्ट्रेस। नाउ तीसरा केस है कंबाइंड टेंशन एंड शेयर स्ट्रेसेस। यदि उसमें बोल्ट में टेंशन और शेयर स्ट्रेस दोनों ही लग रहे हैं तब क्या स्ट्रेस होगा? व्हेन द बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू बोथ टेंशन एंड शेयर लोड्स, जब बोल्ट पर टेंशन और शेयर लोड दोनों लग रहे हैं, इस केस में एज इन केस ऑफ कपलिंग बोल्ट्स और बियरिंग्स, जैसे कि कपलिंग बोल्ट्स होता है और कपलिंग होती है, तो वहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा। एज इन केस ऑफ कपलिंग बोल्ट्स और शेयरिंग, देन द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ द बोल्ट इज obtained, then diameter of the shank of the bolt is obtained from the shear load। तो यहाँ पर बोल्ट का शैंक का डायमीटर निकल जाएगा shear लोड कैलकुलेट करके, एंड दैट ऑफ थ्रेडेड पार्ट फॉर द टेंसाइल लोड। तो यहाँ पर शैंक पर तो shear लोड लग रहा है और जो थ्रेडेड पार्ट है बोल्ट का वहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है।
तो दोनों जो लोड है, शियर लोड और टेंसाइल लोड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। ए डायमीटर स्लाइटली लार्जर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर आइदर शियर और टेंशन, ए डायमीटर स्लाइटली लार्जर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर आइदर शियर और टेंशन मे बी अज्यूम्ड, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, एंड स्ट्रेसेस ड्यू टू कंबाइंड लोड शुड बी चेक्ड, और स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड लोड शुड बी चेक्ड, जो कंबाइंड लोड के कारण जो स्ट्रेस आता है इसको हम चेक कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, निम्न प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, उसके लिए टाउ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई कि जो शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम वैल्यू इसकी है वो होगी टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन 2 प्लस 1/2 और अंडर रूट सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टाउ का स्क्वायर। तो इस तरह से हम मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस में मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस में मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा टी जो टेंसाइल स्ट्रेस उसको 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस 1/2 इन रूट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इस तरह से हमें निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। These stresses should not exceed the safe permissible value of stresses. ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेफ परमिसिबल वैल्यूज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही आवे तो हमारा डिज़ाइन ठीक रहेगा, अदरवाइज वो फेलियर में जाएगा। तो यहाँ पर these stresses should not exceed the safe permissible values of the stresses। अब इसमें रेफरेंसेज हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय R.S. कुर्मी एंड J.P. गुप्ता।